आप सभी को महावीर क्लासेस के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी क्लास 6 से 12 तक की तैयारी महावीर क्लासेस के YouTube चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। ये सुविधा आपको घर बैठे मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज वीडियो हम लोग डालते हैं और आप लोग देखिए और घर बैठे हर समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे। बेसिक इंग्लिश पढ़ने के क्रम में हम लोग ट्रांसलेशन को सीख रहे थे, यानी कि ट्रांसलेशन के अंतर्गत टेंस पढ़ रहे थे। टेंस हम पढ़े थे 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसका जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, यूट्यूब पर पढ़ा है, आप लोग उसको देख सकते हैं और जो भी गलतियां होंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उसको फिर से सुधार करके आपके पास भेज देंगे। इसके बाद प्रेजेंट टेंस पढ़ने के बाद हम लोग पास्ट टेंस भी पढ़े थे। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। उसी तरह से पास्ट को पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर के पास। देखिए, टेंस जो होता है एक समय है, काल है, जिसको हिंदी में भी पढ़ना है काल के रूप में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसी तरह से टेंस भी एक अपना समय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बांट के पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये भी एक टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम ये होता है कि जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम होता है। तो प्रेजेंट टाइम को भी हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको 4 भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पास्ट टेंस वो होता है, ये समय बीता हुआ समय होता है। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, यानी कि भूतकाल। तो कहने का मतलब है कि पास्ट टेंस को भी हम लोग जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांट के पढ़ रहे थे, उसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांट के पढ़े हैं और पढ़ भी लिए हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा है। इसके बाद उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि पास्ट टेंस हुआ, तो पास्ट टेंस का हो गया पास्ट इंडेफिनिट पहला, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा भाग हो गया, पास्ट परफेक्ट जो है तीसरा भाग हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसका चौथा पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं फ्यूचर के यहाँ। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। फ्यूचर टाइम वो होता है जो हमारा समय अभी न बीता है और न चल रहा है, वो समय अभी आने वाला होता है। यानी कि ये फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टाइम जो होता है, भविष्य काल जो होता है, वो हमारे आने वाले समय को दर्शाता है कि मेरा आने वाला समय क्या है, ठीक ना, और आने वाले समय में क्या करेंगे, कार्य कैसा होगा, सेंटेंस कैसा होगा, इस सब का जिक्र हम लोग फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो जिस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांट के पढ़े थे, पास्ट टेंस को 4 भाग में बांट के पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा पार्ट जो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग की 2 भाग ऊपर प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ चुके हैं, उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें समय का जो होगा डिफरेंट होगा। उसमें समय जा वर्तमान में था, प्रेजेंट में था कि जो अभी समय चल रहा है हम लोग उसकी गणना करते थे, पास्ट में था कि जो समय बीत चुका है हम लोग उसकी गणना करते थे 4 भागों में बांट के। अब फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो समय अभी आने वाला है हम लोग उसकी गणना करेंगे, इसको भी 4 भागों में बांट के एकदम आराम से। टेंस का जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ा है मैक्सिमम 20 या 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर ही होगा। आप लोग देखने में आप लोगों को बोरिंग महसूस भी नहीं होगा और आप लोग उसको आराम से देख करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा कोई भी हो, किसी भी क्लास का परीक्षा हो, ट्रांसलेशन टेंस आपको 10-5 नंबर का देता ही देता है बनाने के लिए। अगर इस सेक्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा सारा टेंस जो है कवर हो जाएगा, हम लोग उसको कवर करके एग्जाम में जैसे मन वैसे बना सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, आपको कई रूपों में देखने को मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया है और आगे जो भी है फ्यूचर में हम लोग जिक्र भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्यूचर टाइम को
यानी कि आने वाले समय को, ठीक ना, यानी कि जो कार्य जो होता है, कोई भी कार्य हो, सेंटेंस का कोई कार्य हो, हम लोग आने वाले समय में करते हैं, तो उसका जिक्र हो हम लोग फ्यूचर में ही करेंगे, वो चाहे सेंटेंस किसी भी रूप में हो। देखिए आखिर हमारे सामने टेंस पढ़ते समय एक समस्या जरूर आती है कि हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन टेंस वर्तमान काल में है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, कौन टेंस भूतकाल में है यानी कि पास्ट टेंस में है, और कौन टेंस फ्यूचर में है यानी कि भविष्य काल में है। तो कहने का मतलब है कि पहचान, टेंस पढ़ने से पहले उसको पहचान करना जरूरी होता है कि हम लोग टेंस कई प्रकार के हैं, यानी कि तीन प्रकार के हैं, तो तीनों प्रकार को हम लोग कैसे कैसे पहचान लेंगे ये जरूरी है। देखिए तो प्रेजेंट टेंस का भी पहचान आपको बताया गया है पिछले वीडियो में, पास्ट टेंस को भी बताया गया है। हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, और जो भी है वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, नहीं देखे हैं तो देख लें, सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि वीडियो रोज आता है और आपके पास जल्दी पहुंच जाए, ठीक ना, सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस जो होता है यानी कि फ्यूचर टाइम, भविष्य काल, वो हमारे आने वाले समय को डिनोट करता है। तो कहने का मतलब है कि इसका हम लोग पहचान पहले जान लें कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के पहचान को जाना, पास्ट टेंस के पहचान को जाना, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के पहचान को जान लेंगे। भले इसके 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे लेकिन पहचान जान लेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस को कितनों भी भाग में हम बांट के पढ़ें, 3 भाग या 4 भाग, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि वो कार्य अभी होने वाला है, अभी वो कार्य न हुआ है न हुआ था, वो कार्य अभी होने वाला है, यानी कि ये फ्यूचर को बताएगा, भविष्य में बताएगा कि ये कार्य कैसे होगा। तो यहाँ पर पहचान में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, गी है इत्यादि लगा रहे, तो उस क्रिया का जो प्रयोग होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंस का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को बता दिया गया है प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर पे पास्ट टेंस, 3 नंबर पे आपका फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस को हम लोग 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। 4 भागों में सिंपल टेंस पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो इसकी पहचान को हम लोग समझेंगे। पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, गी है इत्यादि लगा रहे, तो उस क्रिया का प्रयोग जो होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। कहने का मतलब है कि जिस टेंस के क्रिया के लास्ट में कोई भी सेंटेंस हो, ठीक ना, कार्य कोई भी हो, अगर उसके लास्ट में गा गी लगा रहे तो समझिए कि वो काम क्या है, अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। तो उस तरह के टेंस या सेंटेंस का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करेंगे। अब देखिए जैसे वह किताब पढ़ेगा, तो इसके क्रिया के लास्ट में क्या लगा है, गा लगा है। मैं घर जाऊंगा, इसमें भी गा लगा है। तुम स्कूल जाओगे, इसमें गे लगा है। देखिए यहाँ पर वह किताब पढ़ेगा, समय देखिए कैसे डिनोट कर रहा है, कह रहा है कि वह किताब पढ़ेगा, किताब अभी पढ़ा नहीं है, न जारी है, यह किताब कह रहा है कि वह किताब पढ़ेगा, आने वाले समय में वह किताब पढ़ेगा, अभी वो समय नहीं है। ठीक, आगे है मैं घर जाऊंगा, अभी वो समय जो है आने वाला है, अभी वो घर जाने का समय नहीं आया है, इसलिए दूसरा सेंटेंस आपका कह रहा है कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ पे तीसरा सेंटेंस आपका कह रहा है कि तुम स्कूल जाओगे, यानी कि वो बच्चा अभी स्कूल गया नहीं है, वो स्कूल जाएगा अभी। तो इसके भी क्रिया के लास्ट में देखिए क्रिया आपका जाना है, ठीक ना, वर्ब आपका जाना है, यहाँ पर भी जाना है, यहाँ पर वर्ब आपका पढ़ना है। तो क्रिया के लास्ट में गा गी गे लगा है, तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर में ही होगा। अब देखिए नोट है
नोट में लिखा गया है कि ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले शैल विल का प्रयोग होगा, जैसे शैल विल प्लस V1। V1 मतलब क्रिया का पहला रूप, पास्ट पार्टिसिपल रूप। यहां पर कह रहा है कि शैल विल के पहले, ठीक ना, आपका सब्जेक्ट रहेगा और शैल विल के बाद आपका क्रिया रहेगी। कहने का मतलब है कि क्रिया के पहले आपका शैल विल लगेगा, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि शैल कहाँ लगेगा और आपका विल कहाँ लगेगा। देखिए शैल और विल बेचारा, शैल जो होता है वो बेचारा खाली दुइयों के साथ लगता है। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल भी पढ़े होंगे, सेकेंड पर्सन का आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपका आई होता है और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी होता है। तो यही आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आपका आई हो गया, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आपका वी हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल के फर्स्ट पर्सन में आपका शैल का प्रयोग होगा, यानी कि आई और वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग होगा। बाकी जो भी बचेगा सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में आपका हो जाता है यू, प्लूरल में आपका हो जाता है योर, इस सब के साथ आपका विल का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, उसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो, सिंगुलर में ही सी इट, चाहे कोई सिंगल नेम हो, सिंगुलर में आता है। इसके बाद प्लूरल नाम होता है, ठीक ना, दे होता है, देम होता है, ये सब जो होता है थर्ड पर्सन के प्लूरल में होता है। तो कोई भी हो, आई वी के छोड़ के साथ, आई वी को छोड़ के सबके साथ आपका विल का प्रयोग होगा। तो खाली आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे, आई वी के बाद सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब आइए देख रहे हैं हम लोग वाक्य बनाने का नियम। शैल विल का प्रयोग जान गए, नहीं समझे हो तो एक बार और सुन लें। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ, यानी कि आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे। इसके बाद सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में जो भी होगा हम उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। आइए यहां पर हम देखते हैं वाक्य बनाने का नियम। वाक्य आपका है, मैं किताब, वह किताब पढ़ेगा, चाहे मैं किताब पढ़ूंगा, ये भी हो सकता है। मैं घर जाऊंगा, तुम स्कूल जाओगे। यहाँ पर आपका बनाने का नियम जो होगा, पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल लगा देंगे। शैल विल का प्रयोग एकदम आसान आप लोगों को बताइए दिए हैं कि शैल कहाँ, विल कहाँ लगेगा। इसके बाद क्रिया लगा देंगे, क्रिया का फर्स्ट रूप लगाना है, ध्यान देना है कि क्रिया का इसमें फर्स्ट रूप लगाना है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक, जब तक कोई शर्त ना कहे। इसके बाद आगे हम लोग जब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें क्रिया का रूप अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर क्रिया के फर्स्ट रूप लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद जो भी अदर वर्ड होगा उसको लगा देंगे। जैसे कह रहा है कि वह किताब पढ़ेगा, वह किताब विद्यालय में पढ़ेगा, ठीक ना। तो ये सब जो भी अदर वर्ड आएगा, विद्यालय, स्कूल, घर, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। देखिए पहला आपका सेंटेंस है कि वह किताब पढ़ेगा, तो वह किताब पढ़ेगा का क्या होगा, वह का आपका हो जाएगा ही हो जाएगा। अगर वही रहता कि वह किताब पढ़ेगी, यहाँ पे ही की जगह सी लग जाता, ठीक, क्योंकि मैक्सुलिन जेंडर है, ठीक ना, मैक्सुलिन जेंडर के साथ ही फेमिनिन जेंडर रहता तो सी लगा देते। तो यहाँ पर वह किताब पढ़ेगा, तो वह का हो गया ही, पढ़ना। अब देखिए वह है, ही है, तो ही के साथ हम लोग यानी कि शैल विल को लेके आएंगे। शैल विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अभी बताए कि किसके साथ आता है और किसके साथ नहीं आता है। देखिए शैल जो है और विल है, तो यहाँ पर हम बताए थे आप लोगों को कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होगा और बाकी के साथ आंख बंद करके आप लोग क्या कर दीजिए, विल का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पे ही है, ही ना आई है ना वी है, तो विल लगा देंगे। तो वी विल,
इसके बाद वी विल के बाद क्रिया का फर्स्ट रूप, क्रिया कहाँ है जी, पढ़ेगा, तो वी विल रीड, R-E-A-D, रीड। रीड के बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, किताब, ही विल रीड बुक, बुक, ही विल रीड बुक कहने का मतलब है कि वह किताब पढ़ेगा। आपका एक सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। दूसरा आपका कह रहा है कि वह, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, अभी गया नहीं है, घर जाने की जिक्र हो रही है, मैं घर जाऊंगा। देखिए अब यहां पर जो है आपका मैं हो गया सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं, मैं घर जाऊंगा, मैं का हो गया आपका आई के साथ अभी बताया सेल का प्रयोग होगा, हम लोग सेल लगा देंगे, केवल आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होगा, आई के साथ सेल लगा दिए। इसके बाद कह रहे क्रिया का फर्स्ट रूप, तो क्रिया क्या है, मैं घर जाऊंगा, आई सेल गो, गो के बाद टू लगाते हैं, दूर आने जाने के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, गो टू। इसके बाद मैं घर जाऊंगा तो गो टू होम या हाउस, गो टू होम, यानी कि यह भी सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया कि मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो टू होम, आई शैल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं अगला आपका सेंटेंस है कि तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे। देखिए यहां पर मैंने 3 वाक्य इसलिए लिखा है कि पारापर आपको सबके साथ हम लोग सेल और विल का प्रयोग दिखा दें, किसके साथ सेल का प्रयोग हो रहा है और किसके साथ विल का प्रयोग हो रहा है। मैंने एक थर्ड पर्सन से ले लिया है और एक फर्स्ट पर्सन से ले लिया है और एक लास्ट में सेकेंड पर्सन से ले लिए। अब देखिए वी, तुम स्कूल जाओगे, तीसरा यू के साथ आपका विल लगेगा क्योंकि ये सेकेंड पर्सन में है, विल के साथ हम लोग लगाएंगे गो टू, क्योंकि जाना है ना, क्रिया आपका गो टू स्कूल, SCHOOL, यू विल गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल जाओगे। कहने का मतलब है अब जो है इस तरह के वाक्य सिंपल फ्यूचर में रहेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट पे रहेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। आपका निगेटिव सेंटेंस जो है वो होता है जब वाक्य में नहीं का बोध कराता है, यानी कि नकारात्मक का बोध कराता है। वाक्य आपका सिंपल ही रहेगा, केवल उस वाक्य में नहीं जुड़ जाता है, तो वाक्य जो होता है निगेटिव सेंटेंस में हो जाता है, नकारात्मक वाक्य में हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो काम जो है नहीं होने वाला है, इसलिए नकारात्मक में दिखाता है। कहने का मतलब है अगर कह दिया जाए कि वह किताब पढ़ेगा, ठीक ना, सिंपल में है, हम इसमें नहीं जोड़ देते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ेगा, ठीक ना, कोई मना कर रहा है कि वह किताब नहीं पढ़ेगा, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस वाक्य में नहीं जुड़ गया। तो जब नहीं जुड़ गया तो ये वाक्य जो है निगेटिव वाक्य में हो जाएगा, ठीक ना, नकारात्मक वाक्य में हो जाएगा, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है, बस शैल और विल के साथ नॉट जोड़ देना है, नॉट को जोड़ देना है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक इन्वर्टेड कॉमा पढ़ते हैं और एपोस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं, ठीक ना। ग्रामर में आपको वो भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि बेसिक इंग्लिश की शुरुआत हम 10 से किए थे, बाकी जो भी ग्रामर में होगा, ठीक ना, हम आपको डिटेल करके धीरे धीरे देते जाएंगे। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, पढ़ने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर शैल प्लस नॉट और विल प्लस नॉट को हम लोग शैल प्लस नॉट को सेंट भी कह सकते हैं और विल प्लस नॉट को वांट भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि शैल विल, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं
हम लोग नकारात्मक वाक्य बनाते समय हम लोग देखिए इंट्रोगेटिव में प्रश्नसूचक शब्द में नॉट इधर उधर हो सकता है, यानी कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब सिंपल में आपका नकारात्मक वाक्य रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, उस समय आपको बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, शैल विल हो, वाज वेयर हो, इज आर एम हो, कुछ भी हो, हम लोग तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट को जोड़ देते हैं। जब वाक्य हमारा क्या रहता है, सिंपल रहता है, तो इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, प्रश्नसूचक नहीं रहता है, तो प्रश्नसूचक में नॉट जो है इधर उधर हो सकता है। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट लिख देंगे, पहले एक वाक्य लिख देते हैं, जैसे इसी में का कि वह किताब पढ़ेगा, वह किताब नहीं पढ़ेगा ना हो जाएगा नकारात्मक में, तो पहला क्या हो जाएगा, वह किताब नहीं पढ़ेगा, बस नहीं जोड़ देना है, तो वाक्य ऑटोमेटिक नकारात्मक में हो जाएगा। वह किताब नहीं पढ़ेगा, उसको मना किया जा रहा है, बैड होगा, नहीं पढ़ रहा है, ठीक ना, वह किताब नहीं पढ़ेगा। देखिए यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, ही के साथ आंख बंद करके विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, विल हो गया, विल के बाद हम लोग नॉट जोड़ देंगे, क्योंकि तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ना है, नॉट जोड़ दिए, ही विल नॉट, इसके बाद कर रहा है क्रिया का फर्स्ट रूप लेके आइए, यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट रूप आपका रीड हो जाएगा, आर ई ए डी, रीड, रीड के बाद हम लोग जोड़ देंगे बुक, आई विल नॉट रीड बुक, बुक। देखिए सहायक क्रिया आपका विल है, सेल है, जो भी होगा आगे सेल में भी देख ले रहे हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। जब वाक्य आपका निगेटिव में रहेगा तो देखिए वह किताब नहीं पढ़ेगा, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सेल विल का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ विल आ गया, इसके बाद आपको नॉट जोड़ देंगे, तुरंत हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ देंगे, नॉट के बाद आपका रीड हो गया, क्रिया हो गया, और क्रिया के जस्ट तुरंत बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कुछ मत सोचिए, नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस के नेगेटिव वाक्य में सेल वाला लेके देख लेते हैं कि सेल के साथ क्या होगा। हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि सेल नॉट प्लस सेंट कैसे हो जाएगा और विल नॉट प्लस वांट कैसे हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक हम ले लेते हैं, मैं घर जाऊंगा, यानी कि आई, लिख देते हैं दूसरा आपका वाक्य, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मत जाओ, कौन रोक रहा है तुमको, मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसी बात कब दिल से आती है, जब किसी व्यक्ति का मन वहां पर लग जाता है जहां पर वो रह रहा है, तो वहीं तभी वो कह सकता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, घर पर अच्छा नहीं लगता है, नहीं जाऊंगा, यहाँ अच्छा लग रहा है। बच्चे लोगों के मन में विचार बार बार आता है, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, जहां उनका मन लग जाता है वहीं रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, कहीं और जाना पसंद नहीं करते हैं। देखिए मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और आई के साथ हम कहे हैं सेल का प्रयोग होगा, आई के साथ सेल आ गया, सेल के तुरंत बाद हम नॉट जोड़ देंगे, नॉट के बाद आपका गो हो जाएगा, गो टू हाउस, गो टू हाउस, HOUSE, गो टू हाउस, यानी कि आई सेल नॉट गो टू हाउस। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट जोड़ दिए। अगर सेल प्लस नॉट नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर हम नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पर एक चीज हम लिख सकते हैं, आई सेल, आई सेंट, SANT, कॉमा T, आई सेंट गो टू हाउस, गो टू हाउस, क्योंकि सेल प्लस नॉट आपका सेंट हो जाता है और विल प्लस नॉट आपका वांट हो जाता है।
तो आशा करते हैं आप लोग जो है फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव जो था हमारा हर पार्ट्स में आता था इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को हम लोग प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। हमारा जो भी इंट्रोगेटिव होता है वो क्या, क्यों, कब और कैसे में होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य शब्द जो होता है क्या, क्यों, कब और कैसे। कभी कभी ये वाक्य के जो भी वाक्य होता है उस वाक्य के शुरू में आते हैं और कभी कभी ये जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका कोई भी सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड जब होता है तो उस सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, ठीक ना। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नसूचक शब्द जो होते हैं वाक्य के शुरू में होते हैं उस समय हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक ना, इसमें शैल विल है, शैल विल को पहले ला देते हैं और वही इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नसूचक शब्द जब वाक्य के बीच में रहते हैं तो जो भी होते हैं उसका वर्ड मीनिंग क्या, क्यों, कब, कैसे का व्हाट, वेयर, व्हाई होता है तो हम लोग उसको शुरू में ला देते हैं, ठीक ना। तो यही बस एक चेंजिंग होता है और इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी नोट होगा, ठीक ना। अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो नकारात्मक में लिख देंगे, अगर नकारात्मक में नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट रूप लिख देंगे और क्रिया का फर्स्ट रूप लिखने के बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। देखिए एक शुरू वाला देख ले रहे हैं कि क्या क्या वह घर जाएगा, क्या वह घर जाएगा। देखिए यह एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक ना। क्या क्या आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या जो है एक सेंटेंस में आकर के इसको क्या बना दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने अभी कहा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में हो उस समय शैल विल जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना, इसमें शैल विल ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पीछे हम लोग वाज वेयर पढ़े थे और उसके पहले इज आर एम पढ़े थे, ठीक ना। तो यहाँ पर शैल विल जो है आपका पहले आ जाएगा, वह किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट जो भी इसमें है उसके अनुसार आएगा। देखिए यहाँ पर वह है तो वह के अनुसार विल आएगा, विल विल विल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, निगेटिव नहीं है। इसके बाद देखिए हम लोग तुरंत सब्जेक्ट लिख देंगे विल ही, विल ही के बाद आपका जो भी होगा क्रिया उसको लिख देंगे। क्रिया यहाँ पे जाना है तो विल ही गो, विल ही गो टू होम, विल ही गो टू होम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर अगर वही वह के जगह पर मैं दे देता क्या मैं घर जाऊंगा तो यहाँ पर विल की जगह आप शैल लगा देते तो शैल आई गो टू होम, ठीक ना। कहने का मतलब है कि आप जैसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में दे दे तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, उसको पहले लेके आ जाइए। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे मैं क्यों नहीं घर जाऊंगा, मैं क्यों नहीं घर जाऊंगा क्योंकि अभी तुम्हारा यहाँ पे काम है इसलिए नहीं जाओगे। देखो मैं क्यों नहीं घर जाऊंगा, यहाँ पर क्यों जो है आपका हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड। ये देखिए यहाँ पर शुरू में आ गया था, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया, ठीक ना। मैंने बताया था, अभी बताया कि जब शुरू में रहता है इंट्रोगेटिव वर्ड तो जो भी सहायक क्रिया है उसको पहले लेके आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और इसमें जब वाक्य के बीच में जब इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दे दे तो उसका जो भी वर्ड मीनिंग होगा इंट्रोगेटिव का हम लोग उसको शुरू में लेके आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि क्यों है तो क्यों आपका क्या है, क्यों का आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा वाई, वाई के बाद हम लोग किसको लेके आएंगे
शैल विल को, शैल विल मैं है ना, मैं के साथ क्या लगेगा, शैल, तो आई शैल। इसके बाद आई, आई के बाद आपका क्या हो जाएगा, आई देखिए आई, आई के बाद गो, टू घर है ना, होम, ये जो एमी होम, यानी कि व्हाई शैल आई गो टू होम, मैं क्यों नहीं घर जाऊंगा। देखिए यहाँ पर वाक्य जो है इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में था, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आ गए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वाक्य के बीच में है, तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या होगा, कैसे उसको शुरू में लेके आ जाएंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकर के हम लोग आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तब तक के लिए जय हिंद।